स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री यानी क्लास 11th के पहले चैप्टर में जो NCERT बुक में जो प्रॉब्लम दिए गए हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस भी करेंगे, इसके हिंट को भी जो होगा ये देखेंगे, साथ साथ इसमें कौन से सूत्र या किस तरह के सिद्धांत एप्लीकेबल होते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग H2O, CO2 और तीसरा दिया हुआ है CH4। ये जानते हैं कि मॉलिक्यूल का निर्माण एटम के मिलने से होता है और मास हमारा एडिटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे सबके मास को जोड़ देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे मान लो H2O है, H2O का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करें तो H2O का फॉर्मेशन किसके किसके मिलने से हो रहा है, तो ये है क्या आपका 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है कितना 1, नंबर ऑफ एटम हो गए 2, मास हमारा एडिशनल प्रॉपर्टीज होता है। अब इसमें ऑक्सीजन के मास को जोड़ दोगे, ये हो गया 18 ग्राम पर मोल, या फिर इसको इस तरह से भी जो होगा ये लिख सकते हो 18U भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा होता है एटॉमिक मास यूनिट, और ग्राम पर मोल इसलिए लिखते हैं कि हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है 1 मोल, और 1 मोल किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, इसलिए हम लोग इसको 18 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। देखो, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ऑक्सीजन का हो गया 16, नंबर ऑफ एटम हो गए कितने 2, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये हो गया 44 ग्राम पर मोल, या ये भी लिख सकते हो 44U या AMU लिख सकते हो। और तीसरा होता है ये हमारा होगा CH4, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 हमारा मीथेन होगा। मीथेन में 1 एटम कार्बन है, ये हो गया कितना 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, नंबर ऑफ एटम हो गए कितने 4, ये हो जाएगा आपका कितना 16 ग्राम पर मोल, या फिर इसको लिख सकते हो 16U भी लिख सकते हैं। ये होगा हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हम लोग इसमें क्वेश्चन को ये लिख दे रहे हैं, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये वीडियो देखिएगा, हो सकता है आपके पास बुक नहीं हो या बुक अवेलेबल नहीं हो, तो भी आपको इस क्वेश्चन को समझने में या बनाने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मास परसेंट, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4, यानी Na2SO4 में जो भी एलिमेंट उपस्थित हैं इनका मास परसेंट आपको निकालना है। तो देखो, परसेंट का मतलब होता है क्या, पर 100। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, मोलर मास ऑफ Na2SO4। ये होगा मोलर मास ऑफ Na2SO4। देखो, सोडियम का होता है 23, नंबर ऑफ एटम हो गए कितने 2। अब इसमें जोड़ देते हैं, सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, ऑक्सीजन का हो गया 16 × 4। अब देखिए, ये हो गया आपका 46,
ये हो गया 32 और ये हो गया क्या 64। सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 142 ग्राम पर मोल। अब देखिए इसका मतलब ये होगा कि अगर सोडियम सल्फेट का 142 ग्राम होगा तो सोडियम होंगे कितने 46, सल्फर होंगे कितने 32 और ऑक्सीजन होंगे कितने 64। आपको निकालना है क्या मास परसेंट। तो मास परसेंट के लिए क्या करेंगे, अब इसका वेट 142 नहीं मानकर बल्कि क्या कर मानेंगे 100 मानेंगे, और उस समय इस सोडियम का जो मात्रा होगा वो सोडियम का मास परसेंट कहलाएगा, जो सल्फर की मात्रा होगी वो सल्फर का मास परसेंट कहलाएगा, और जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो ऑक्सीजन का मास परसेंट कहलाएगा। तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ सोडियम। देखो ये होता है सोडियम होता है कितना 46, कितने में 142। अब अगर मान लो इसको अगर तुम सॉल्व करो तो ये हो जाता है क्या तुम्हारा, ये होगा सोडियम सल्फेट में सोडियम का फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन में हम टोटल मानते हैं 1। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा परसेंट, तो ये हो जाएगा 32.39%। अब यही अगर फ्रैक्शन लोगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा, अगर हम फ्रैक्शन काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें 100 से डिवाइड कर दो, ये होगा 0.3239। ये फ्रैक्शन होगा सोडियम सल्फेट में सोडियम का, और ये होगा क्या मास परसेंट। परसेंटेज ऑफ सल्फर हो जाएगा कितना 32/142 इंटू 100, ये हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 22.53%, और अगर फ्रैक्शन निकालोगे तो ये होगा 0.2253, और ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो गया 64, टोटल हो गया 142, ये हो जाएगा फ्रैक्शन, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 45.08%, और अगर फ्रैक्शन लीजिएगा तो फ्रैक्शन लोगे तो ये हो जाएगा 0.4508, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन और ये होगा परसेंटेज। इसका टोटल करोगे तो ये 1 के बराबर आएगा, और इसका टोटल करोगे तो ये 100 के बराबर आएगा। तो अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.13। क्वेश्चन नंबर 1.13 ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1.13 ये क्या कहता है। तो क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। यह डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये है डिटरमाइन द एम्पिरिकल formula of an oxide of iron, which has 69.9% iron and 30.1% डाईऑक्सीजन बाई मास। ये कहता है कि कोई आयरन के ऑक्साइड है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है, जिसमें आयरन होंगे 69.9% और ऑक्सीजन होंगे कितने 30.1%। ये आपको बताना है, बाई मास उपस्थित है। अब ये टर्म आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो हम लोग पढ़े थे, एक टर्म था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा था एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस कंपाउंड में उपस्थित
एटम के एक्चुअल मोलों की संख्या को अगर व्यक्त करें तो वो कहलाएगा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और किसी भी कंपाउंड में उपस्थित तत्व के सरलतम के मोलों के सरलतम अनुपात को कहते हैं क्या, इंपीरिकल फॉर्मूला। अब देखिए इसको काउंट किस तरह से करेंगे। अगर मान लो आयरन का ऑक्साइड है तो इसमें दो ही एलिमेंट होंगे, एक होगा आयरन और दूसरा होगा ऑक्सीजन। परसेंटेज का मतलब है ये दे रहा है 69.9% और ये दे रहा है 30.1%। अगर मान लो हम इसको मान लेते हैं कि हमारा आयरन के ऑक्साइड का मास हो जाए 100, तो जैसे ही टोटल 100 मानोगे ये परसेंटेज हट जाएगा। अब 100 ग्राम अगर आयरन ऑक्साइड है तो इसमें 69.9 ग्राम Fe हो जाएंगे और 30.1 ग्राम क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए हम ये पढ़े थे मास बाई एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाता है किसके बराबर, मोल के बराबर। तो ये हो गया 69.9, ये मास हो गया, और 55.85 ये हो गया इसका क्या, एटॉमिक मास। ये हो जाएंगे 30.1 अपॉन 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.251 और ये आ जाएंगे कितना, 1.88। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100 ग्राम आयरन के ऑक्साइड का मास होगा तो इसमें आयरन के मोल होंगे 1.251 और ऑक्सीजन के मोल होंगे 1.88। तो किसी भी कंपाउंड के इंपीरिकल फॉर्मूला में या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम लोग मोलों की संख्या को क्या करते हैं, होल नंबर में लेते हैं। तो होल नंबर में, जबकि ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन में है, तो अगर इसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो सबसे छोटा संख्या है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है कि जिसका मोल सबसे कम है तो उसी संख्या से डिवाइड करोगे तो उसका मोल तो हो जाएगा 1, और उसके रेस्पेक्ट में अन्य का मोल क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, तो जो सबसे छोटा है तो ये हो गया 1.251, ये होगा 1.251, ये होगा 1.88 अपॉन 1.251। देखिए ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका कितना, 1.5। तो अब इसका हम इंपीरिकल फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा FeO 1.5। अगर हम होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये कह सकते हो, ये कहोगे कि मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका Fe2O3। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1.13। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.14। अब इसको पहले लिखते हैं कि कैलकुलेट द, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 that could be produced when, पहला कहता है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड, दूसरा कहता है 1 मोल ऑफ कार्बन इज burnt in 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरा ये कहता है 2 मोल ऑफ कार्बन इज burnt with
16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये देखो क्वेश्चन कहता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रोड्यूस होगी। 3 शर्त, यदि 1 मोल कार्बन को जलाया जाए, दूसरा है कि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए, और तीसरा होगा कि 2 मोल कार्बन को क्या होगा 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए। तो अब इसका अगर आंसर लिखोगे तो इक्वेशन तो ये होगा C+O2 गिव्स आउट CO2, ये हमारा रिक्वायर्ड रिएक्शन है। अब देखिए 1 मोल, ये होगा 1 मोल, ये हो गया आपका 1 मोल। ये रेशियो होगा किसके, मोल का। अगर मास का लोगे तो 1 मोल कार्बन बराबर होगा 12 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन बराबर होगा 32 ग्राम, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगा कितना 44 ग्राम। अब देखिए पहला, ये कहता है कि 1 मोल कार्बन, अगर 1 मोल कार्बन जलेगा तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो पहला होगा कि यदि 1 मोल कार्बन जलेगा तो ये क्या बनेगा 1 मोल CO2, या बराबर कह सकते हो क्या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। पहला का ये हो गया, पहला का ये हो जाएगा 1 मोल कहो या 44 ग्राम कहो। अब चलिए दूसरे को देखो, 1 मोल कार्बन बर्न्ड विथ 16 ग्राम ऑक्सीजन। चलिए 1 मोल कार्बन है, तो अब देखो 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास कितना मोल है, ये है 32 ग्राम नहीं बल्कि 16 ग्राम है। तो अब 16 ग्राम ऑक्सीजन तो कंप्लीट 12 ग्राम को जला नहीं सकता है, तो इसके लिए क्या चाहिए, ये 16 ग्राम क्या करेगा, पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं जलाएगा। तो यहाँ एक टर्म याद करो, ये होता है हमारा यूज करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। याद कीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं वैसे रिएजेंट को जो रिएक्शन के दौरान पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। तो अब देखिए ये क्या है कि 12 ग्राम कार्बन को जलने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। हमारे पास है कितना 16 ग्राम, तो नेचुरल है कि 12 का 12 ग्राम कार्बन क्या होगा, 12 का 12 ग्राम कार्बन पूर्ण रूप से यूज नहीं होगा या नहीं जलेगा, क्योंकि इसके लिए चाहिए 32 ग्राम ऑक्सीजन। है हमारे पास कितना 16 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब आप ऑक्सीजन से जो होगा ये रिलेशन निकालो। अब देखो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मोल ऑफ O2 ये होगा 16/32, ये हो जाएगा हाफ मोल। तो अब यह है कि 1 मोल ऑक्सीजन तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ऑक्सीजन है तो आधा मोल ऑक्सीजन तो हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बनेगा क्या हाफ मोल CO2, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, अगर ग्राम में ले लो तो ये होगा 44/2, ये हो गया कितना 22 ग्राम, 22 ग्राम CO2 देगा, या फिर ये कह सकते हो हाफ मोल देगा। तीसरा ये होगा, देखिए अब इस बार 2 मोल कर दे रहा है, तो 2 मोल ये है और ये जलेगा किसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन में, तो भाई 2 मोल हो गया 24 ग्राम। सिमिलर फिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे ऑक्सीजन। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर इसमें भी ऑक्सीजन है तो कार्बन के मोल से हमको कोई मतलब नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 16 ग्राम के लिए क्या होगा मोल ऑफ O2, ये होगा 16/32 यानी 0.5
और ये हो जाएगा, ये आएगा हाफ मोल CO2 या फिर ये हो जाएगा 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हम लोग ये बता देंगे मोल में या फिर वेट में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे के क्वेश्चंस को फिर देखते हैं। ये हो गया हमारा क्या 1.4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5। क्वेश्चन नंबर 1.5। तो क्वेश्चन नंबर 1.5 पहले लिख लो। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। ये है आपका कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड बाय मेक 500 मिलीलीटर ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मोलर मास ये दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट ये दिया है आपका 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स। ये कहता है कि सोडियम एसीटेट का 0.375 मोलर या मोलर सॉल्यूशन बनाना है। कितना मिलीलीटर? 500। तो कितने ग्राम सोडियम एसीटेट की जरूरत होगी? देखो ये सूत्र हम लोग पढ़े थे, मोलारिटी बराबर होता है A/M। ये क्या हो गया? A हो गया वेट, M हो गया क्या? मॉलिक्यूलर वेट, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट 1000/500। क्योंकि मोलारिटी कहते हैं कि 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का कितना मोल घुला है। अगर मान लो हम किलो, ये जो होगा लीटर में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 1। और यहाँ वॉल्यूम जो लेंगे वो क्या हो जाएगा? ये होगा लीटर में। अब वैल्यू रखिए, वैल्यू रखोगे, मोलारिटी हो गया 0.375, वेट हमको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 82.0245 इंटू 1000/500। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमको A का मान दे देगा, और A बराबर हो गया 15.379 ग्राम, यानी 15.379 ग्राम सोडियम एसीटेट को अगर 500 मिलीलीटर जल में सॉल्यूशन में भी लेकर आएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा इसकी मोलारिटी होगी 0.375। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1.5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1.6। ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। देखिए ये मोल्स पर लीटर क्या होगा? मोलारिटी का ये यूनिट होता है, यानी मोलारिटी कैलकुलेट करना है। इन ए सैंपल which has density 1.41 gram per milliliter and the mass percent of nitric acid
in it being 69%। देखिए ये हमको कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन की मोलारिटी बताना है, और ये और एक्सप्रेस कर रहा है किसमें, ये दे रहा है परसेंटेज में, यानी जो नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन की मोलारिटी बतानी है इसका परसेंटेज में सॉल्यूशन है कितना 69% बाई मास, कर लो बाई मास, और डेंसिटी है कितना 1.41। तो देखिए 69% बाई मास, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि 100 ग्राम HNO3 सॉल्यूशन कंटेन्स कितना रखेगा 69 ग्राम HNO3, ये जो होगा ये रखेगा 69 ग्राम। अब देखो हमको क्या क्या मिलने लगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया कितना 100 ग्राम, दूसरा ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट ये होगा 69 ग्राम। तो अब देखो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा दो तो ये आ जाएगा आपका क्या मास ऑफ सॉल्वेंट, ये बराबर होगा 100 माइनस 69, ये हो जाएगा आपका कितना 31 ग्राम। अब देखो अगर मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो हमको सॉल्यूशन का मास नहीं बल्कि वॉल्यूम चाहिए, तो इसका डेंसिटी कितना दे रहा है, देखो डेंसिटी दे रहा है आपका 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, तो डेंसिटी दिया है तो हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो डेंसिटी बराबर होता था क्या मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। देखिए मास हो गया 100, डेंसिटी हो गया 1.41, ये हो जाएगा 70.92 मिलीलीटर, यानी जिस सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम था इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 70.92। अब इसका मोलारिटी आप कैलकुलेट कर दीजिए, मोलारिटी बराबर होता है मोल, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 69 बटा HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का देखो 1 HN 16 इंटू 3, ये होगा 15 प्लस 48 48.58, ये हो गया 63 ग्राम पर मोल, ये होता है HNO3 इसका मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा आपका 63 मोल हो गया, डिवाइड कर दिए किससे 1000 से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना 70.92। अब ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 15.433 m, या इसके यूनिट को अगर लिखोगे तो ये होगा मोल पर लीटर। ये हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1.16। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1.16। देखिए ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग छोटे छोटे यानी 10-12 इनके टर्म में बनाकर या इसके हिंट को आपको देकर ये 2-3 वीडियोस में ये आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, सीखने में भी जो होगा ये आसानी हो। देखिए ये है अब आपका क्वेश्चन नंबर 1.7। ये कहता है कि हाउ मच कॉपर कैन बी डिटरमाइंड, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड, सॉरी डिटरमाइंड नहीं है,
ये है ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम, फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। ये कहता है देखो कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना ग्राम कॉपर प्राप्त कर लीजिएगा। तो कितना प्राप्त करेंगे, जितना 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर है उतना ही हम कॉपर प्राप्त कर लेंगे, उससे अधिक तो प्राप्त कर नहीं सकते हैं, उससे कम तो प्राप्त करेंगे नहीं। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर की मात्रा यही हम प्राप्त करेंगे, और 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट कॉपर की मात्रा को नाम दोगे क्या, परसेंटेज ऑफ कॉपर। अब देखिए सबसे पहला काम करोगे कि मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन हो गया 16 × 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 159.5 ग्राम पर मोल। अब देखिए यानी अगर 159.5 ग्राम है तो आप 63.5 ग्राम कॉपर इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहता है कि आपका इतना नहीं है, 100 ग्राम है, तो ये हो जाएगा, यही होगा परसेंटेज ऑफ कॉपर। यानी अगर 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो कितना प्राप्त करोगे, 63.5 अपॉन 159.5। ये किस चीज को बताएगा, अगर आपके पास 1 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो उससे हम इतना कॉपर प्राप्त करेंगे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट है तो इतना प्राप्त करोगे, ये होगा 39.81 ग्राम। यही ग्राम जो होगा इतना कॉपर प्राप्त करेंगे, यही कॉपर का क्या होगा, परसेंटेज होगा। डेसिमल को 2 स्थान बाईं कर दो, यानी 0.3981 ग्राम कॉपर प्राप्त करेंगे जब कॉपर सल्फेट कितना होगा, ये 1 ग्राम होगा। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1.7। अब है क्वेश्चन नंबर 1.8। ये कहता है कि डिटरमाइन द मोलर मास, डिटरमाइन द मोलर मास, मोलर मास सॉरी मोलर मॉलिक्यूलर, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ an oxide of iron in which mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1। ये होगा क्या, रेस्पेक्टिवली। ये हो जाएगा, इसमें एक लाइन और अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं कि ये दे दो, मोलर मास ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका 110, ये हो जाएगा 110, ये जोड़ दे रहा हूँ, 110 प्लस 48 1.7, ये हो गया 148 58 159.7, ये हो जाएगा ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। अब देखिए ये हम लोग एक क्वेश्चन अभी बनाए थे 1.13, सेम उसी तरह से है। देखिए ये हो गया आयरन, ये हो गया ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज है कितना
आयरन का परसेंटेज है 69.9%, ऑक्सीजन हो गया क्या 30.1%। अगर हम टोटल मास को ये मान लेते हैं 100, तो इसका मास हो जाएगा कितना 69.9 ग्राम और ये हो जाएंगे 30.1 ग्राम। अब इसका हम मोल कैलकुलेट कर लें तो 69.9 अपॉन ये होता है 55.85 और ये हो जाएगा 30.1 अपॉन 16। ये आया था हमारा कितना, ये था 1.251 और ये था 1.88। ये हो जाएगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ये हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, तो ये क्या करते हैं, इसको जब हम फ्रैक्शन में नहीं लेंगे तो सबसे छोटे से भाग दे देते हैं। तो जो सबसे छोटे से भाग दे दोगे तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा कितना 1, और इसके रिस्पेक्ट में बाकी के मोल क्या होंगे प्राप्त हो जाएंगे। ये हो गया 1.251, ये हो गया 1.51। एक सूत्र होता है इम्पीरिकल मास गुना n बराबर होता है किसका, मोलर मास। तो देखो इम्पीरिकल मास क्या हो गया, Fe हो गया कितना 1, तो ये होगा Fe का कितना हो गया 55.85 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 1.5, यानी 16 इंटू 1.5 इंटू n, मोलर मास हो गया 159.7। ये हो जाएगा 16 दूनी, ये 8 24, ये होगा 55.85, इसमें 24 जोड़ दो, ये हो गया 5 8 9 7, ये हो जाएगा आपका 79.85 इंटू n बराबर होगा 159.7 और n बराबर हो जाएगा कितना 159.7 बाई 79.85, ये हो जाएगा बराबर किसके 2 के। एक सूत्र ये भी था कि इम्पीरिकल फॉर्मूला इंटू 2 बराबर किसके था, ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। तो ये होगा Fe1, ये होगा ऑक्सीजन 1.5 इंटू 2, n का मान हो जाएगा कितना 2, तो ये हो जाएगा Fe2O3। ये हो जाएंगे आयरन के ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3। इस तरह से ये हम लोग 1.8 बनाए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1.9। अब आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1.9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1.9 ये है कैलकुलेट द, क्वेश्चन नंबर 1.9 ये है कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन using the following कोई डाटा दिया जा रहा है, इससे क्लोरीन का एटॉमिक मास ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है Cl35 Cl37, ये दिया है 75.77%
और ये है 24.23%। ये है आपका क्या, नेचुरल एबंडेंस। इसका दिया हुआ है 34.9689 और ये है 36.9659। देखो ये कहता है इसका मोलर मास, ये है आपका मोलर मास। देखिए हमने ये कहा था कि अगर किसी भी एटम के बाईं तरफ ऊपर की ओर जो लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है, इसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो इसका आपको एवरेज बताना है। एक टर्म होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि नेचर में जो क्लोरीन पाए जाते हैं, इसके दो आइसोटोप्स होंगे, क्लोरीन 35 और दूसरा क्लोरीन 37। जो नेचर में पाए जाते हैं तो क्लोरीन 35 का परसेंटेज होता है 75.77%, जबकि क्लोरीन 37 का परसेंटेज होता है 24.23%। दोनों का मोलर मास दिया है। अब आपको करना है क्या है, एवरेज निकालना है। तो हम सीधा जो होगा ये क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल देंगे। देखिए ये होता है एवरेज मास। एवरेज टोटल हमारा क्या हो गया, परसेंटेज है तो 100 मान लेते हैं। तो 100 में 75.77 ये जो होंगे ये क्या है, 75% है। तो इतना परसेंट क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक मास ये होगा 34.9689 और जो रिमेनिंग 24.73% होंगे इनका मास होगा 36.9659। तो अब ये करते हैं, देखो ये हो गया 75.77, इसका मास होगा 34.9689 और 24.23 इसका मास होगा 36.9659 और टोटल हो गए कितने, 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होगा आपका, ये होगा 2649.593 और इसको ये सॉल्व करोगे तो ये होगा 895.683/100 और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 35.45 ग्राम पर मोल। और यही देखिए हम लोग देखे थे कि यही कारण होता है किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शन में होता है, और फ्रैक्शन में होने का कारण भी यही होगा कि इसमें आइसोटोप्स की उपस्थिति। हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं हैं जिनमें आइसोटोप्स उपस्थित नहीं हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.10, ये कहता है, क्वेश्चन है in 3 moles of C2H6 यानी इथेन, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये कहता है कि आपके पास 3 मोल इथेन है और ये आपको बताना है, पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। देखिए इसी को जो होगा पहले बना ले। देखिए 1 मोल क्या हो गया, ये लिख सकते हो 1 मोल C2H5 ये कितना रखेगा, 2 मोल क्या रखेगा, कार्बन एटम। तो ये हमारे पास क्या है, 3 मोल, ये रखेगा 2 × 3 यानी 6 मोल, 6 मोल कार्बन एटम, ये रखेगा 6 मोल कार्बन एटम। देखो अब दूसरा क्या कहता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए फिर इसी तरह
1 मोल C2H6 ये कितना रखेगा? 6 मोल हाइड्रोजन एटम। ये देखो हमारे पास कितना था? 3 मोल, तो ये होगा 3 × 6, ये होगा 18 मोल हाइड्रोजन एटम रखेगा। देखिए अब तीसरा क्या कह रहे हैं? तीसरा कह रहा है कि नंबर मोल ऑफ इथेन, ये दे रहा है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। देखिए 1 मोल इथेन, 1 मोल में मॉलिक्यूल की संख्या हो गई 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब आपके पास कितना है? 3 मोल, तो 3 मोल क्या होगा? 3 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 18.066 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतना मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? ये इथेन के होंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1.10। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1.11। इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.11। ये देखते हैं ये क्या कहता है। कहता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। ये कहता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर का होता है C12H22O11 शुगर इन मोल। ये कहता है इन मोल पर लीटर, यानी मोलारिटी। इफ 20 ग्राम ऑफ sugar dissolved in enough water to make a final volume of 2.5 लीटर। ये कहता है कि शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा यदि हम 20 ग्राम शुगर में इतना पानी मिलाएं या जल मिलाएं कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाए? ये हो जाए आपका 2.5 लीटर हो जाए। इसका वॉल्यूम हो जाए कितना? 2.5 लीटर हो जाए। तो देखो सबसे पहला तो ये निकाल लो कि मोलर मास ऑफ शुगर। देखिए शुगर का होता है C12H22O11। ये हो गया 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 11 × 16। ठीक है, अब ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 342 ग्राम पर मोल। अब सीधा इसका मोलारिटी निकाल दो। वेट हो गया कितना? 20। एटॉमिक वेट हो, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 342। ये आ गया कितना? ये आ गया आपका मोल गुना 1000। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम ले रहे हैं किसमें? ये मिलीलीटर में। अगर हम लीटर में लेते तो सीधा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते।
तो ये हो जाएगा 2.5 लीटर में होगा 2.52500। अब ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से जो होगा ये क्या हो गया, ये हो गया 4, 2 से जो होगा और काट लो, ये हो जाएगा 171, ये आ जाएगा आपका 4/171, ये आ जाएगा आपका 4/171। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको जो होगा या यही रख देते हैं, ये हो जाएगा m, या फिर ये होगा क्या, मोल पर लीटर। अब ये है 1.11, अब देखते हैं 1.12। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये है कि इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल is 0.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स, what is its volume, what is its volume needed for making, needed for making 2.5 liter of its 2.25 m सॉल्यूशन। ये कहता है कि मिथेनॉल की डेंसिटी ये दिया हुआ है कितना, 0.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यही इस क्वेश्चन का मेन ये होगा, क्या कहो कि की इन्फॉर्मेशन है। जनरली हम लोग डेंसिटी लेते हैं क्या, ग्राम पर मिलीलीटर, यानी 1 मिलीलीटर का मास जितना भी हो। अब इसका मतलब होगा कि 1 लीटर का मास हो जाएगा कितना, 0.793 किलोग्राम। अगर मान लो ये हमारा ग्राम पर मिलीलीटर होता तो इसका मतलब होता कि 1 मिलीलीटर का मास 0.793 ग्राम होगा। यही ध्यान रखिएगा। कहता है कि व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, कितना जो होगा इसका आयतन की आवश्यकता होगी 2.5 लीटर। यदि हम लोग 2.5 लीटर ये बनाते हैं, तुम्हारा कितना 2.5 लीटर 2.25, ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन शायद ये है 0.25 m सॉल्यूशन अगर बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले ये बनाते हैं कि अगर हम लोग 2.5 लीटर 0.2 m मिथेनॉल का सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो हमको कितना मिथेनॉल की आवश्यकता होगी। तो देखो मोलारिटी ये होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया मोल इनटू 1000 अपॉन ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलारिटी देखिए ये है 0.25, वेट हमको निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, CH3OH होता है मिथेनॉल 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 16 प्लस 1, ये हो गया 16 17, ये हो जाएगा आपका 32 ग्राम पर मोल। A/32 गुना 1000, वॉल्यूम हो जाएगा 2.5 लीटर, यानी 2500 मिलीलीटर। अब वेट हो गया कितना, ये आएगा आपका 20 ग्राम। देखो ये हमारा डेंसिटी है किलोग्राम में, तो हम ये लिख सकते हैं 1000 से भाग दे दो तो 20 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा क्या, किलोग्राम हो जाएगा। डेंसिटी ये है, डेंसिटी बराबर
मास बाई वॉल्यूम। देखो डेंसिटी इसका कितना दिया है, ये दिया है 0.793। मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो जाएगा आपका 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.793, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.02522। ये हो जाएगा किसमें, लीटर में, क्योंकि देखिए डेंसिटी दिया है किलोग्राम पर लीटर, हमने मास रखा किलोग्राम में, वॉल्यूम आ जाएगा लीटर में। अगर आपको मिलीलीटर में ये करना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25.22 ये हो जाएगा मिलीलीटर। कारण क्या दोगे, ये होगा 1000 मिलीलीटर बराबर होता है किसके, 1 लीटर के। और इस तरह से ये हम लोग बता देंगे कि इस सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, इतना मिलीलीटर इस सॉल्यूशन, या ये कहो कि इतना मिलीलीटर हमको क्या चाहिए, मिथेनॉल चाहिए। तो इस तरह से जो भी इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रॉब्लम में जितने भी प्रॉब्लम है इसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में बांटकर, जैसे मैंने आज 1.12 तक बताया, फिर अगले वीडियोस में इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।